अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो कृपया आप लोग सपोर्ट कर देना। स्क्रीन पर मेरा यूपीआई स्कैनर है। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं। बाकी समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 4 मौत का दरवाजा। अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है? तू उसे बंद क्यों नहीं करता? वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे, और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे, लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूं। ये डिवाइस अपने आप ही बजता है, और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने। चल जल्दी से मेरे पीछे आ जा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर, चल आ जा, आज तुझे भूत दिखाता हूं। अरे मैं तो मां। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से चले जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था, और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत भूत कुछ नहीं होते, छोड़िए तेरी मशीन। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब है, देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी, जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दी? अभिमन्यु उदासी से पूछता है, क्यों? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब ये कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करनी बंद कर दी, क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोला छाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हो। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग घूरते हुए अभिमन्यु से कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तब बीच में एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही क्यों बंद हुआ? युग हैरानी से कहता है, और दूसरा कारण? दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। तो ये कहानी तुझे भी पता है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। और ये बात बंगला मुड़ा और रोंका मुचा गांव के बच्चे बच्चे को पता है, समझा? छोड़िए सब। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि देख, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी यहीं पर, इसी नदी के पास। तो उनकी आत्मा भी यहाँ पर भटक ही रही होगी ना, समझा? इसलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी भूत प्रेत डायन पे भरोसा करता है? हाँ करता हूं। क्यों, तू नहीं करता? नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर गले में काली मां का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली मां का लॉकेट था, जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था, और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट मां ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूं। अब वो तो है नहीं, इसलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना, भले ही मां के कारण क्यों ना हो। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं?
दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है ये जो भूत होते हैं ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियां होती हैं, शैतानी शक्तियां। भगवान और भूत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख, दोनों के हिंदी और इंग्लिश के शुरुआती अक्षर भ और जी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश का घोस्ट और गॉड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई। क्या कहा? मेरे पापा ने बताई ये सब? पर कब? यार उनकी किताबों में लिखा है ये सब। तूने उनकी किताबें नहीं पढ़ा क्या? क्या तो लिखते थे यार, रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है योग। तुझे पता है, एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार देख, मुझे ना मेरे पापा के बारे में बातें नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूं। पर तू इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोंकम ऊंचा गांव जाना, मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम उनसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़ी हैं। यार ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु, छोड़ना तू ये सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूं, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। सुना है यक्षिणी के दो ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनाऊं मैं। यार बातें करना छोड़ और चल जल्दी, अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूं मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं, वो देख, वो रही तेरी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का ऊपरी सिरा नदी से साफ साफ दिख रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण उसका गुंबद देखा जा सकता था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूर थी। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी जो युग के वहां पर आने का इंतजार कर रही थी। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वे दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसे लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है, जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ पता है मुझे, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं। आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें अपने बंगलामुडा गांव में भी रहने नहीं दिया, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी मां की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जनरल ने मोटी रकम देखकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए हैं। उस वक्त बंगलामुडा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगलामुडा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठिकराया जाता था, यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनकी अय्याशियों का सारा सामान था। यहां पर रात रात भर मुजरा चलता था, तवाइफें नाचा करती थीं। और तू कह रहा था ना कि यक्षिणी नहीं होती। तुझे पता है यहां के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, यार तेरी एक कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चलें, या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चल, मैंने कहाँ रोका है। तुझे ये कहानी सुनने में मजा आ रहा था इसलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था।
जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहाँ गई? दिख क्यों नहीं रही? हाँ, ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। एक औरत की आवाज सुनाई देती है, खोल जल्दी दरवाजा। युग हैरानी से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? औरत की आवाज। यार वो कह रही थी खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज? लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूं, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगे होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये घूम क्यों नहीं रही? घूम जा, अब खुल भी जा। शिट, क्या हुआ? यार चाबी अंदर ही टूट गई। क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे? यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी तो टूटेगी ही ना। तो फिर आप क्या करें? यूं कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी से कहता है, मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो जब से चुप हूं। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वह पास ही में जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है। जैसे ही ताला टूटता है, औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है, आ आ। युग डरते हुए कहता है, कौन है? कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत।